Hi everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. सबसे important, सबसे अहम बात है आज की क्लास की, a very happy Republic Day to all of you. ओके सबको मुबारकबाद है रिपब्लिक डे की और सेलिब्रेशंस एंजॉय करिए और डेफिनेटली जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है जहाँ तक भी ये वीडियो जा रहा है सो ये आप भूलिए मत, ये मिस मत करिए रिपब्लिक डे परेड देखना. सो मेक श्योर दैट आप रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं बिकॉज खुद के ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस अच्छी होती है और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कल को आपको अगर कोई स्कूल में या कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट बनाए, ओके चीफ गेस्ट के लिए बुलाए तो आपको कुछ ना कुछ तो रहना ना मटेरियल बात करने के लिए. ऐसा भी नहीं कि अभी अब चलो वो तो बहुत दूर की बात है, फिर भी आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो कोई भी उठा के पूछेगा कि भाई रिपब्लिक डे दिन क्या होता है. सो आप ऐसा डम नहीं रह सकते, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप थोड़ा बहुत देख लीजिए. ओके वो परेड में क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट आए बाद स्टार्ट होता है या प्राइम मिनिस्टर आए बाद स्टार्ट होता. ओके और वो गोली क्यों मारते हैं और क्या बताते हैं रिपब्लिक डे के दिन. सो ये पूरे आप चीज़ खुद से ही देखिए बिकॉज 3-4 घंटे तो हम मूवी में देते हैं, यहाँ पे 2 घंटे हम तो दे सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग इट सो दैट आपके पास वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है. इंडिया में दो इंपॉर्टेंट डेज है विच इज़ वेरी 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 क्लोज टू अस. एक तो है इंडिपेंडेंस डे, एक तो है रिपब्लिक डे. एज यू ऑल नो दैट हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. आज़ादी का दिन है जो आई वी सेलिब्रेट दिस डे इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ब्रिटिशर्स. और रिपब्लिक डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, वो बुक में हर चीज़ लिखी हुई है. इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करना, इतनी बड़ी कल्चर्स को गवर्न करना, इतने बड़े रिलीजन्स को गवर्न करना, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो हैंडफुल ऑफ 300 लोग ये बुक बनाए थे, एक 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों के लिए 300 लोग बनाए थे और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम 8-10 ही लोग थे. तो आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना एक छोटी बात नहीं है. ओके वो कंट्री वो फिर जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं उसमें हम मैक्सिमम चेंजेस भी नहीं कर सके. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इतना फोर साइटेड व्यू था अपने फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. इतना इतने टैलेंटेड थे वो, इतने स्किल से ओके स्किलफुल थे कि आप अभी तक हम उसमें ज़्यादा बदलाव कर भी नहीं सके बिकॉज ये दुनिया की एक सबसे परफेक्ट बुक मानी जाती है. ओके और अदर कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर constitution. So you can understand that how best this constitution has come up for us. Okay, so follow the constitution, abide by the constitution. ठीक है. लेट अस गो अहेड विद दिस एडिटोरियल. आज के एडिटोरियल में मैं रिपब्लिक डे के कुछ हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, उसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करूंगा. ओके एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डे. ठीक है, लेट अस गो अहेड. और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. रिपब्लिक डे marks the adoption of Constitution of India, okay, and transition of country to a republic on a January 26 to 1950. ट्रांजिशन बोल तो मतलब है इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था तो हम ओप्रेस हो गए थे, हम सप्रेस हो गए थे, राइट. तो यहाँ पे जो भी रूल करते थे वाइस रॉय, यहाँ पे जो रूल करते थे वाइस रॉय और सॉरी फॉर दैट ब्रिटिश अपॉइंटेड जो भी ऑफिशियल्स रूल करते थे पूरी कंट्री पे अपनी पूरी कंट्री पे रूल करते थे. तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ और ये जो भी अपॉइंटेड वाइसरॉय और लॉर्ड्स थे ये हम नहीं चुने थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ पे चुन के भेजती थी. पहले कंपनी भेजती थी, बाद में ब्रिटेन गवर्नमेंट भेजती थी. ओके सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट ये बात याद रखिए यहाँ पे एक वर्ड है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन हम इसलिए बोल रहे हैं जो इंडिया को पहले गवर्न करते थे ये अपॉइंटेड थे बाई दी ब्रिटेन गवर्नमेंट, बट यहाँ से 1947 के बाद एंड स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में, बिकॉज यहाँ पे तो इलेक्शंस हुए नहीं थे. ओके 1952 में पहली बार इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस होना भी कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ही बनता था. इसलिए 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इलेक्शन हुए थे 1952 में. उससे पहले तो इलेक्शंस हुए ही नहीं थे कंट्री में अपने. ओके आई एम टॉकिंग अबाउट फुल फ्लेज इलेक्शंस. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, फुल फ्लेज इलेक्शन. तो 1952 में जब इलेक्शंस हुए थे तो इंडिया में एक ट्रांजिशन आ गया था. ट्रांजिशन इज नथिंग बट जो अपना इलेक्टेड हेड होगा, जो हेड होगा अपना कंट्री का वो इलेक्टेड होगा. ओके एंड ही इज द वन टू होम विच वी विल गिव द पावर्स, वी विल इंटरेस्ट द पावर टू गवर्न द कंट्री. तो यहाँ पे पीपल आर द सुप्रीम, यहाँ पे पीपल आर द सुप्रीम. ओके
with regard to the governing of the country. They are going to vest the power to govern the country in any individual. किसी के कोई राजा है, राजा का बेटा नहीं आएगा, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का बेटा नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं आएगा, ऐसा कंटिन्यूसली एक डायनेस्टी के बाद ऐसा नहीं आएंगे, किंग के बाद मोनार्की हमारे पास है ही नहीं. ओके राइट, ये ऑल दीज थिंग्स वर डम्प्ड, और ये सब निकाल दिए गए हैं. अब इंडिया में जो भी हेड होगा, जो भी इलेक्टेड हेड होगा, ही विल बी इलेक्टेड हेड. ओके, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर को हम सेलेक्ट करते नहीं करते, हम इलेक्ट करते नहीं करते, यस. प्रेसिडेंट को भी हम इलेक्ट करते नहीं करते, यस. तो जो भी द हेड ऑफ द नेशन है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, हम ही इलेक्ट करते. प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली वोट डाल के इलेक्ट करते, प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्ट वोट डाल के इलेक्ट करते. बट बेसिकली यहाँ पे ये समझने की इंपॉर्टेंस है कि इलेक्ट तो हम ही करते, तो एक ट्रांजिशन हुआ, इंडिया बिकम रिपब्लिक. जब कोई कंट्री में जो हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, वो कंट्री को हम बोलते हैं रिपब्लिक. तो इंडिया वाज एक्चुअली अंडर द ब्रिटिश रूल. 1950 में हम बन गए हैं रिपब्लिक, बिकॉज ये वर्ड भी जब भी ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. एवरी ईयर द सेलिब्रेशन मार्किंग द डे फीचर स्पेक्टाकुलर मिलिट्री एंड कल्चरल पिगेंट्री. आप देखिए, मस्त कल्चर शोज होते हैं, और मिलिट्री कितनी डिसिप्लिन है, और कितनी हमारे पास मिलिट्री माइट है. मिलिट्री का मजल पावर बताते हैं हम, अपन पूरी दुनिया को शोकेस करते हैं कि देखो हमारे पास कैसी मिलिट्री है. ओके, और हमारा कल्चर भी हम पूरी दुनिया को बताते हैं. सो ये डे में ओके मिलिट्री एंड कल्चरल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो ज़्यादा होते हैं. What is a constitution? ये एक लैटिन वर्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका इन लैटिन वर्ड में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूर. इट मीन्स टू एस्टैब्लिश. लैटिन वर्ड और एक भी है, ये कॉन्स्टिट्यूर रहे तो ये भी रहना जरूरी है. ओके, सैल्यूस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स. ओके, इसका मतलब क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बना रहे कोई भी, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे अगर पीपल का वेलफेयर लिखा हुआ नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जहाँ पे पीपल का सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम और सिटीजन्स आर सुप्रीम, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट देयर वेलफेयर, देन हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूर का मतलब है सैल्यूस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स. मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट टू एस्टैब्लिश a system of governance, okay, where welfare of the people is ensured. Okay, क्यों बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. फ्रेमवर्क बनाना है. जस्टिस कौन देना है? जुडिशरी. लॉ कौन पास करना है? लेजिस्लेटर. इंप्लीमेंट कौन करना है? एग्जीक्यूटिव. ये तीन ऑर्गन्स क्या है? ये फ्रेमवर्क है. इस तरीके से गवर्नमेंट इंडिया को गवर्न कर सकेगी. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि कौन कब गवर्न करना, पीएम क्या पूरी कंट्री को करना, सीएम उनके खुद के स्टेट को करना. एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया गया है अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में. इट गिव्स द डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मेंशन किए गए हैं. सो एग्जीक्यूटिव क्या काम करना, लेजिस्लेटिव क्या काम करना, जुडिशरी क्या काम करना. जैसे कि लॉ बनाने वाले जुडिशरी लेजिस्लेटिव है, और लॉ को इंटरप्रेट करने वाले जुडिशरी है, और लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले कौन है अपने पास? एग्जीक्यूटिव है. ये पीएम रहो या सीएम रहो, एवरी पार्ट ऑफ आवर रीजनल और नेशनल गवर्नमेंट इज हैविंग दिस थ्री स्ट्रक्चर्स. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली होता है राइट्स कंफर्म किए जाते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं. ओके, और जो भी अथॉरिटीज है, जो भी बॉडीज मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक इलेक्शन कमीशन रहो, फाइनेंस कमीशन रहो, ये पूरों के फंक्शंस ओके दिए जाते हैं. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिग्निटरीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए जाते हैं. प्रिंसिपल्स ऑन विच द ऑफिसर्स शुड बी गवर्न. इलेक्शन कमीशन रहो, गवर्नर का ऑफिस रहो, क्या प्रिंसिपल पे गवर्न करना है, कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट के क्या रोल है. ओके, और प्रियम्बल, और वो जो प्रियम्बल में जो भी सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो भी प्रिंसिपल हैं वो इस तरीके से. ओके, रेस्ट्रिक्शंस भी है, स्टेट के पास कितना पावर है, कितना पावर नहीं है. ऑब्लिगेशंस भी है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज भी देते हैं. ओके, गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड मींस ड्यूटीफुल टू डू दिस.
ओके ये भी है, गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू नॉट टू डू दिस, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवर यूर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, गवर्नमेंट नहीं ले सकती जब आप अच्छी बात कर रहे हैं तो, जब आप हेल्थी क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपका फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं ले सकती, राइट। सो रेस्ट्रिक्शंस है, ओके, इंडिविजुअल्स को भी के लिए भी है, अपने लिए भी है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, और स्टेट्स के लिए भी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, टू मेंटेन ए हार्मोनियस रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इनमें हार्मोनी बनाए रखता है। ओके, इट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग यूनिटी, सबको एकजुट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एंश्योर सिटीजन राइट, सबको राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन, सेटिंग डेवलपमेंटल एजेंडास इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपीज, यहाँ पे इंडिया कैसा डेवलप होना चाहिए, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डेवलप होना चाहिए, ये डीपीएसपीज में लिखा हुआ है। ऑर्डरली सोशल चेंज, स्लोली कॉन्स्टिट्यूशन लोगों में बदलाव लाने की ट्राई करता है, लाइक राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से, जो पिछले एक ज़माने में, जो एंशियंट ज़माने में वो लोग जो पिछड़े हुए थे बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टेटस एक्सेट्रा, उनको ये राइट टू इक्वालिटी देके सबके साथ उनको एकजुट इंटीग्रेट करना है। सो ऑर्डरली लोगों की थिंकिंग चेंज करने का है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा। ओके, कंटेन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉ, जो भी ज़रूरत है लॉस, वो पूरे okay principles and ideals are mentioned in the constitution. It is the supreme and ultimate authority, ये बात याद रखिए आप, सबसे सुप्रीम अगर सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री इज नॉट पीएम, नॉट सीएम, नोबडी, सबसे नॉट प्रेसिडेंट, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टैटिक बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसी ही हम इंप्लीमेंट करना बोल के नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसका नाम है 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एज अ टाइम चेंजेस, जब टाइम बदलते जाएगा तो लॉस थोड़े इसमें है सो प्रिंसिपल थोड़े ऑब्सोलीट हो जाएंगे, या है सो प्रिंसिपल को थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के हिसाब से चेंज भी होना ज़रूरी है। दैट्स वाइड हमारे फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 बेचारे वो लोग इंसर्ट करके ही रखे हैं, अपने को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। यू कैन से दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितना 4-साइडेड व्यू था, सेंचुरीज के लिए अपने को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे के चले गए हैं, और हम उसको ज़्यादा बदलाव भी नहीं कर सकते। सच ए परफेक्ट बुक यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर, सच ए परफेक्ट बुक। ओके, सो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया only deserves, because I am saying that state government cannot do any amendment, government of India, central government can amend the constitution. That's why constitution is not a static, not a rigid document, not a flexible document, okay, not a fixed document. It's a flexible, it's a living document, it's a living document. It is rigid का मतलब है जहाँ पे प्रोटेक्ट करना है राइट्स वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है राइट्स वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करती है राइट्स को। सो इट्स ए रिजिड डॉक्यूमेंट, और स्टेट को भी इतने पावर्स नहीं देती है कि जो अपने राइट्स के ऊपर सुपरसीड हो, उतने पावर्स नहीं देती हैं, ना अपने को उतने पावर्स देती है, ना अपन सुपरसीड हो, okay, state से, right? So it generally it is rigid in some aspects, it is very flexible in other aspects, it is very flexible in other aspects, ठीक है, right? So रिपब्लिक डे के दिन आर्म फोर्सेस पर्सनल मार्च होता है along द राजपाथ क्या है, ये देखो, ये है राजपाथ, ओके, राजभवन, ये वे है, ओके, ये ऐसा है, खाली दिन में ऐसा रहता है। दिल्ली में है राजपाथ इन एलॉबरेट डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री माइट, द एपिक शो ऑन राजपाथ eclipses everything else, okay, happening across the country on this auspicious day. हर इंडिया में हर कोने में जो भी कल्चर्स होते हैं, जो भी कस्टम्स चलते हैं, वो पूरे यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ये पूरे यहाँ पे एग्जिबिट होते हैं, ये पूरे यहाँ पे शोकेस होते हैं। ओके, 2 इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशंस है, ओके, अपने अब इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेलिब्रेशन है। एक तो इंडिपेंडेंस डे जो कि हम 15th of August 1947 को सेलिब्रेट करते हैं, दैट वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और एक है रिपब्लिक डे जो कि आज है, ओके, कमोमरेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। जनवरी 26 को ही आया था कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स हुआ था, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है 26 जनवरी से वो स्टार्ट हो गया, एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो गया, एनफोर्समेंट मीन व्हाट, उनका ऑपरेशन हो गया, उनका लिविंग हो गया वो डॉक्यूमेंट। January 26 was a chosen date. Why? Because on this day only in 1929,
1929 Indian National Congress issued the Declaration of Indian Independence. इंडियन इंडिपेंडेंस का पूर्ण स्वराज, हम पूरी आज़ादी चाहते हैं। अब हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। पहले क्या बोलते थे अपने आईएनसी वाले कि हम हमारी कंट्री को रूल करते, आपको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, आप भी रहो, बट हमको इतने पावर्स दो कि हम हमारी कंट्री को रूल करें जैसा। ओके, सो डोमिनियन स्टेटस मतलब डोमिनेटिंग स्टेटस दो गवर्न करने के लिए, डोमिनेटिंग स्टेटस, बट वो कभी दिए नहीं। 1935 एक्ट में भी नहीं दिए थे, तो अल्टीमेटली हम थक गए उनको बोल बोल के कि डोमिनियन स्टेटस दो, जस्ट लाइक यू हैव गिवन टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को जैसा उन लोगों को जैसा दिए है, बिकॉज वो गोरे गोरे थे तो उनको खुद को दे दिए, हम अपन काले काले थे तो अपने को नहीं दिए। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट रेसिज्म भी था। तो आप समझ सकते हैं कि हम अब थकने के बाद में हम बोले कि नहीं, अभी हम ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं इनका प्रेजेंस यहाँ पे। सो पूर्ण स्वराज कॉल वाज गिवन ऑन दिस डे ओनली इन 1929, इसलिए हम जनवरी 26 को फिक्स करे हैं टू सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसा? अगस्त 15 1947 में इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस होने के बाद में चलो भाई कंट्री को गवर्न करने के लिए अपन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, सो ए कमिटी वाज क्रिएटेड फ्यू डेज लेटर on August 29, वो committees was created and every committee has given their own recommendations। fundamental rights पे कमेटी बनी थी, यूनियन पावर्स पे कमेटी बनी थी, स्टेट पावर्स पे कमेटी बनी थी, ओके, फ्लैग पे कमेटी बनी थी, ट्राइबल अफेयर्स पे कमेटी बनी थी। ऐसे बहुत सारे कमिटीज़, बड़े बड़े लीडर्स उसको स्टीयर करे हैं, उसके चेयरमैन रहे हैं, और वो लोग अच्छे से रिकमेंडेशंस दिए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद में वो बनाने के बाद में अगस्त 29 ए ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, वो पूरा जो भी रिकमेंडेशंस पूरे कमेटी के चेयरमैन जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं उसका एक प्रॉपरली ड्राफ्ट बनाओ बोल के अंबेडकर साहब को दिए हैं। ओके, टू ड्राफ्ट ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, चेयरमैन अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर थे। ओके, November 4 1947 the committee drafted the constitution and submitted it to the constituent assembly। constituent assembly is nothing but अपनी जो प्रेजेंट डे पार्लियामेंट है, पहले 19 कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही बोलते थे। ओके, अपनी पार्लियामेंट को, ठीक है। तो अंबेडकर साहब पूरों के रिकमेंडेशंस लेके एक प्रॉपर बुक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिख दिए, क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, वो सब निकाल दे के एक फिल्टर कर दिए, फिल्टर करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखिए, देखिए ड्राफ्ट बन गया। कब रखे? ओके, November 4 1947। ओके, देन उसके बाद में जनवरी 24 1950 में, ओके, बिकॉज 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 11 महीने ऑलमोस्ट लाइक 3 साल अपने फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस, वो अपने को दे दिए हैं। अंडरस्टूड? सो जनवरी 24 1950 308 members of the assembly signed 2 handwritten version of agreement, one एक हिंदी में, one in इंग्लिश में, तो पूरे 308 members उस पर साइन करे हैं। ओके, आफ्टर मच डिलिब्रेशन एंड फ्यू चेंजेस, सो चेंजेस भी हुए थे थोड़े बहुत वो ड्राफ्ट में, और डिलिब्रेशंस बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ था। ऐसा नहीं कि बनाए तो डायरेक्टली साइन करे, डिस्कशन, और बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस है कि उन्होंने काउंटर भी करे, जो भी बोलते थे कि ये क्यों है तो उन्होंने काउंटर करते थे, उसको जस्टिफाई करते थे वेरी इंटेलेक्चुअल वे में। वो बहुत सारे प्रोविजंस अच्छे से मनूवर करे जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टिल टुडे वो प्रोविजंस का इतना रिलेवेंस है, एंड दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। द कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 दिन के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से began his first tenure as the president of Indian Union on that day। So 26 जनवरी में ही अपने को एक इलेक्टेड होना था, तो यूनानिमसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनडायरेक्टली एनी हाउ इलेक्ट करना था प्रेसिडेंट को। आज भी हम इनडायरेक्टली ही करते हैं, जब भी इनडायरेक्टली कर चुके थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनअपोज्ड बोल तो कोई सामने ठहरा ही नहीं। उनका नॉमिनेशन जब उनके बारे में उनको प्रेसिडेंट बनाएंगे बोल के बोलते कोई नॉमिनेशन दिया ही नहीं अपोजिट। सो यूनानिमसली अनअपोज उन्होंने इलेक्ट हो गए थे। ओके, सो लेट अस स्टडी द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, डॉक्टर बी आर साहेब अम्बेडकर, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इंडियन जूरिस्ट थे, बहुत ज़बरदस्त लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, और सोसाइटी में इविल्स जो थे वो निकालने के लिए भी क्रूसेडर थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। एंड बेसिकली इनके मूवमेंट्स दलित और बुद्धिस्ट मूवमेंट थे। दलित बिकॉज ये भी तो बुद्धिस्ट थे। ओके, ये बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए थे, हिंदू थे तो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए, तो बुद्धिज़्म के लिए और दलित के लिए बहुत काम करें। ओके,
He campaigned against social discrimination towards untouchables. अछूतों के लिए बहुत काम करे, which are also called as Harijans. Baba Saheb was the first India's independent first law and justice member. He was a major architect of Constitution of India. Okay. Ambedkar was a brilliant student and he has a doctorate in economics from Columbia or London School of Economics and gained a reputation as a scholar in his research in law, economics and political science. तो इतने डिग्री लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस रहने के वजह से इनको ड्राफ्टिंग में यू कैन अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट आया है, बिकॉज इनके पास उतनी नॉलेज भी थी. Ambedkar was involved in various campaigning and negotiations done for the independence of the country. Publishing journals and advocating political rights and social freedom for the Dalits and contributing significantly to the establishment of the state of India. In 1990 he received the Bharat Ratna, the highest civilian award. मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, सबसे important बात. आपकी हिस्ट्री में मेन सिलेबस में द फ्रीडम फाइटर एंड देयर पर्सनालिटीज बोल के एक सिलेबस है, तो वहाँ पे आपको ये 150 वर्ड्स, ये तो ऑलमोस्ट लाइक 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है. सो आप 50 वर्ड्स इसमें ऐड करिए. इनके जो भी इन जर्नल्स है, इनके जो भी न्यूज़पेपर्स है, और वो जर्नल्स और न्यूज़पेपर क्या ऑब्जेक्टिव था और इनके ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके ये 2 पैराग्राफ, ये 3, ये जो भी स्लाइड में जितना भी दिख रहा है, ये लिखने के बाद में इनके आप थोड़े बहुत इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में इनके थोड़े इवेंट्स लिख लीजिए और इनके जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव, तो आपका 150 वर्ड्स का आंसर हो जाएगा. सो आई एम जस्ट गिविंग यू ए वेरी प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि आपके हिस्ट्री में मेंस में ये है. पूरे 7 मेंबर से भीमराव साहब अंबेडकर पहले मेंबर थे, चेयरमैन थे. देन अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर. तो इनका एक टाइटल था दीवान बहादुर बोलते थे इनको. वाज वन ऑफ द मेन मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो, सर्व्ड एज ए एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास, ये भी थे. Born in 1833 in Madras state, now the Nellore district of Andhra Pradesh. तो हमारे एर्स्टवाइल स्टेट में इनका बर्थ हुआ था. He passed his matriculation. This is normal history. Let us go ahead. He played a major role in drafting the Constitution of India. The main architect of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, who also chaired the Constitution drafting committee, said about Iyer's contribution. Iyer's के लिए उन्होंने क्या बोले थे अय्यर के लिए? There were in the drafting committee men bigger, better, more competent as my friend Sir Alladi Krishnaswamy Iyer. बहुत उम्दा, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. कोई बड़े लोग हैं, अंबेडकर साहब किसी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो बड़ी बात है, राइट. सो अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर. अब है अपने पास गोपाला स्वामी अयंगर. दीवान बहादुर, इनको भी दीवान बहादुर बोलते थे. He was also the member of drafting committee of the constitution. He was selected as a first minister without a portfolio. This is very much funny also. But he was intensely looking after Kashmir affairs. Later he was appointed as railway minister. तो आप ये याद रखें, the minister without any portfolio पहली बार था. In Kashmir affairs also, he represented India in United Nations Security Council. बहुत important है. And later he was the person who drafted Article 370 of Indian Constitution that granted autonomy to the very, very, very highly important statement for the examination. Gopala Swami was born in Madras again. So Madras से ज़्यादा contribution है, हमारे साउथ से ज़्यादा contribution है, ठीक है. Then K.M. Munshi. K.M. Munshi. इनका नाम पेन नेम also nickname था ज्ञान श्याम व्यास. Brilliant Indian independence movement activist थे, politician, writer, educationist, एक गुजरात से थे. He is a well-known name in Gujarati literature. He founded Bharatiya Vidya Bhavan, an education trust in 1938. Very important for the prelims part. He was a part of Indian National Congress, and after independence, he joined Swatantra Party and Bharatiya Jana Sangh. Munshi held different posts. He was a member of Constituent Assembly, Ministry of Agriculture and Food in India. He was later appointed the governor of Uttar Pradesh. Then Sir Muhammad Sadaullah. Very, very important person because ड्राफ्टिंग कमेटी में कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से रिप्रेजेंट करे थे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कोई रिप्रेजेंट करे थे, वो मोहम्मद सदाउल्ला ही थे.
Sir Sayyid Muhammad Sadaullah, because Sir is a title given by the Britishers to the persons who are very good and who are what brilliant in their activities. Sir Sayyid Muhammadullah was the Prime Minister of Assam. Okay, पहले ब्रिटिश रूल जब करता थे तो असम एक बड़ी टेरिटरी थी जिसमें नागालैंड सब था, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल के अपॉइंट करते थे. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम. ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ गुवाहाटी म्यूनसिपालिटी. Okay, later on become the education and agriculture minister. Okay, you can see here he was also elected in drafting the committee as well. You can see that here. Okay, Sadaullah was the only member from the northeast to be elected into the drafting committee. Draft because मद्रास से 2 थे, गुजरात से भी थे, तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा को रिप्रेजेंट करे थे सदाउल्ला. ओके, देन वी ऑल्सो हैव BL मित्तर. BL मित्तर अनदर थे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं जितना भी इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. BL मित्तर. ओके, विच इज इंपॉर्टेंट टू मैं रिपब्लिक डे रिलेटेड, बाकी का तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है. रिपब्लिक डे रिलेटेड एंड ड्राफ्टिंग कमेटी रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है डेफिनेटली. ओके, बिना ये दोनों के भी कैसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके, सो he apart from Sardar Vallabhbhai Patel, who has talked to all princely states and made them to be a part of. तो ऑपरेशन पोलो भी लॉन्च करे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद पे, क्योंकि निज़ाम नहीं आना चाहते थे, इंडिया से नहीं मिलना चाहते थे, वो अलग रहना चाहते थे और उनके पाकिस्तान से भी ताल्लुकात थे. तो ये सब पूरा गिज था. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचे कि भाई इंडिया के बीचों बीच ऐसी टेरिटरी नहीं होना चाहिए जिसके रिलेशंस एक एनिमी रिलेशंस हो, जिसके दिमाग ऐसा हो कि इंडिपेंडेंट रहना हो. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज़ लॉन्च ऑपरेशन पोलो एंड कैप्चर्ड हैदराबाद स्टेट. हैदराबाद स्टेट बोलने का मतलब है प्रेजेंट तेलंगाना, महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स और कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट. ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स पहले हैदराबाद स्टेट बोलते थे. ओके, अभी तेलंगाना है, और तेलंगाना जब बना, ओके, एपी जब बना, जब बाद में तेलंगाना, तो हम ये 4 जिसके उसको स्टेट्स दे दिए. मराठी स्पीकिंग मराठी डिस्ट्रिक्ट वेंट टू महाराष्ट्र, कन्नड़ा स्पीकिंग वेंट टू कर्नाटका. ठीक है, तो इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा कोई और जो स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का काम करे थे वो है BL मित्तल. तो इनके कंट्रीब्यूशन भी भूल नहीं सकते. ही हैज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. Okay, then last one is DP Khaitan, also known as, okay, obviously the full form DB Prasad Khaitan. Okay, he was the owner of Khaitan and Company. ये मैं सुना था बचपन में. He had 530 fee earners and consultants, including 115 partners and directors. Devi founded the company in 1911 with the assistance of his brother. He was a proficient member of drafting committee, including 6 other. तो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन भी ले लिए थे, ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी में, सो दैट कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस रहेंगे किस तरीके से वो रह सकते हैं, ओके, और बेटर हो सकते हैं. तो ऐसा भी पर्सन चाहिए ना जो एक एक्सपर्ट हो, जो बिजनेस में, फाइनेंस में, कॉमर्स में. तो DB खैतन को वहाँ पे चूज़ करे थे, सो दैट उनके इनपुट्स भी बहुत बहुत काम में आए, ओके, व्हाइल ड्राफ्टिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. एंड आप भी एंजॉय करें. रिपब्लिक डे के इन्फॉर्मेशन में पूरा बोल दिया. एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू वेयर द मास्क. और ओमिक्रॉन से बचिए, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है. एंड मेक श्योर दैट आप क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएं. ओके, आप जा ही मत क्राउडेड प्लेसेस में. ओके, कितना भी मास्क लगाओ, डबल लगाओ, ट्रिपल मास्क लगाओ, बट प्लीज़ डोंट गो. उससे अच्छा है तो घर में TV देख लो. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.